सिसोदिया ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की है। 10,000 से ज्यादा पहुंच गए हैं। वहीं अब दिल्ली सरकार की कोशिश है कि कल से दिल्ली में ज्यादातर कंपनियां शुरू हो जाएंगी। इस पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आईटीवी नेटवर्क पर आपका। शुक्रिया। सर, योजना क्या है? क्योंकि कल जैसे अभी सीएम साहब की पीसी हुई, उन्होंने तमाम चीजें खोलने की बात कही, कुछ चीजों को छोड़कर, लेकिन आपकी योजना क्या होगी? क्योंकि दिल्ली में जो आंकड़ा है वो तो लगातार बढ़ता जा रहा है और ये तब है जब लॉकडाउन हो रहा है। देखिए, लॉकडाउन से कोरोना ठीक होगा ऐसा दुनिया में कहीं हुआ नहीं और ऐसा डॉक्टर्स भी नहीं मानते हैं और ऐसा कोई अंडरस्टैंडिंग कहीं है नहीं। लॉकडाउन इस पूरे कोरोना को समझने के लिए, अपने आप को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार करने के लिए लगाया गया था, ताकि एकदम से, क्योंकि कोरोना का अटैक हुआ और कोई तैयार नहीं था। अब पिछले 2 महीने में सारी सरकारें अपने अपने स्तर पर तैयार हुई हैं। आज दिल्ली सरकार कह सकती है कि अगर 10,000 कोरोना के टोटल केस हैं तो उनमें से लगभग 5,000 केस ठीक भी हो चुके हैं, यानी कि लगभग 5,500 के करीब में एक्टिव पेशेंट्स हैं। और पिछले 15-20 दिन का आंकड़ा देखेंगे तो ऑलमोस्ट जितने केसेस जुड़ रहे हैं उससे थोड़े बहुत कम या कभी थोड़े ज्यादा केसेस रोज रिकवर होके भी रिकवर्ड कैटेगरी में भी शामिल होते चले जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज है। कोरोना की इस रियलिटी को समझना जरूरी है। दूसरी रियलिटी कोरोना की है कि पहले ये लगता था कोरोना का मतलब बस आदमी मर गया समझो, लेकिन आज हकीकत ये है, डॉक्टर्स ने वर्ल्ड वाइड भी देख लिया, इंडिया में भी देख लिया कि कोरोना का मतलब चिंता की बात है। डेंगू भी नहीं होना चाहिए, टीबी भी नहीं होना चाहिए और कोई भी इन्फ्लुएंजा नहीं होना चाहिए, लेकिन कोरोना का मतलब मौत नहीं है। अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो आप स्वस्थ हैं। 10 दिन में आपका कोरोना का वायरस आपके अंदर खत्म हो जाएगा, 10-12 दिन में, और आपकी इम्यूनिटी ठीक ठाक है। ये बात भी पिछले दिनों में समझ में आई है। तीसरी बात ये समझ में आई है कि अगर लॉकडाउन चलता रहा तो कोरोना से शायद इतने लोग ना मरे जितने लोग भुखमरी से, बेरोजगारी से और अपने व्यापार के तबाह होने से मर जाएंगे। आज कनॉट प्लेस का एक बड़ा व्यापारी भी बैठ के सोचता है कि मैं क्या करूं, मैं अपना घर कैसे चलाऊं, मैं अपने दुकान पे 10 लड़के मैंने रखे हुए थे, उनकी सैलरी कैसे दूं। मयूर विहार का बैठा हुआ एक छोटा व्यापारी भी सोचता है कि यार मैं क्या करूं, मैं अपने घर को कैसे चलाऊं। 2 महीने से मैं घर पे बैठा हूं, मेरा कोई व्यापार नहीं चल रहा है, मैं अपना परिवार कैसे चलाऊंगा, मेरे तरक्की तो छोड़ दीजिए, मैं सर्वाइवल कैसे करूंगा। तो उन सब के आंसर्स यही है कि अब कोरोना के साथ जीना सीखा जाए और कोरोना को ये मानते हुए कि कोरोना एग्जिस्ट करता है, ज्यादा परेशानी होगी, हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल में अरेंजमेंट है, जिंदगी को पटरी पे लाना। सर, लेकिन सिस्टम कैसे बनेगा? क्योंकि आज कल से फैक्ट्रियां तमाम खुल जाएंगी, ऑफिसेज आपने बोल दिया कि खुल जाएंगे, लेकिन हम लोग लगातार ये देख रहे हैं कि जो तालमेल होना चाहिए सरकारों का, यानी कि हरियाणा का आपके साथ, आपका यूपी की सरकार के साथ, वो नहीं हो रहा है। आज क्योंकि कल लॉकडाउन 4 को लेकर गाइडलाइन आई थी, लेकिन आज नोएडा बॉर्डर से जो लोग दिल्ली जाते हैं उन्हें बहुत दिक्कतें हुई, गाजियाबाद से जो लोग दिल्ली जाते हैं उन्हें बहुत दिक्कतें हुई। तो क्या आपकी योगी सरकार से भी कोई बातचीत चल रही है ताकि आम लोगों को दिक्कतें ना हो? नहीं, अधिकारियों के बीच बातचीत चल रही है अभी, और इस पे जैसा भारत सरकार की गाइडलाइंस है, इंटर स्टेट अरेंजमेंट्स क्या होंगे उस पर भी सरकार फैसला लेगी। लेकिन सब कुछ दिल्ली में, सब कुछ इंटर स्टेट नहीं होता है। दिल्ली में अपने मार्केट्स हैं, दिल्ली में लोग यहाँ रहते हैं, लाखों लोग रोजाना आएंगे जाएंगे, अपनी दुकानों पे जाएंगे, अपनी दुकान खोलेंगे, मार्केट खोलेंगे, अपना ऑफिस खोलेंगे। उन सबकी भी रोजी रोटी का संकट है और उन सबके सर्वाइवल का संकट है। पड़ोसी राज्यों से क्या सिस्टम रहेगा, वो दोनों राज्यों के अफसर बैठ के तैयार करेंगे एक खाका, और उसके बाद में जैसे होगा उसको अलाउ किया जाएगा। सर, कल से बहुत सारी दिल्ली सड़क पे आएगी, तो जो लोग इस समय आपको सुन रहे हैं वो ये भी जानना समझना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने बहुत रिसर्च की है, लगातार करीब 2 महीने हो गए लगातार ऐसे लोगों से मिल रहे हैं, तो वो आने वाले दिनों में क्या क्या चीजें सेफ्टी के तौर पर बढ़ते हैं? क्योंकि पिछले 2 महीने के अंदर करीब 160 लोगों की मौत हो चुकी है, आंकड़ा भी लगातार बढ़ा है। तो ऐसे में आम आदमी जब ऑफिस जाए तो वो क्या सेफ्टी बरते, और ऑफिस का जो ऑनर है, एमडी है, वो उनके लिए क्या क्या चीजें करे, वो दिल्ली सरकार की क्या तैयारी उसके लिए? सबको सबसे पहले तो मास्क लगाना जरूरी है, चाहे ऑफिस में है या घर में है, मार्केट में जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, दुकान पे हैं, मास्क लगाए बिना, क्योंकि सवाल सिर्फ नहीं है कि आप कोरोना फैला सकते हैं, आपको भी हो सकता है, इसलिए मास्क लगा के चलिए। आप लगातार हैंड वॉश की प्रैक्टिस इस तरह से डाल लीजिए कि अपने मुंह पे भी अगर आपको हाथ लगाना है, अगर आपको थोड़ी इचिंग भी करनी है, थोड़ा आपको आंखें भी खुजानी है, तो बिना हाथ धोए आप हाथ अपने आंख, नाक, कान को नहीं लगाएंगे, मुंह को नहीं लगाएंगे। ये हम जितना सुनिश्चित कर लेंगे उतना हम कोरोना से बचे रहेंगे। कोई व्यक्ति अगर मेरे सामने कोरोना का पेशेंट भी बैठा है, मुझे पता है कि मैं कोरोना के पेशेंट को डील कर रहा हूं, लेकिन अगर मेरे अंदर
मेरे मुंह से, मेरी नाक से, मेरे आंख से कोई सब्सटेंस अंदर नहीं जा रहा है, मेरे हाथ पे चिपका हुआ कुछ मैटर अंदर नहीं जा रहा है, तो कोई चांस नहीं है कि मुझे कोरोना हो जाए। ये वर्ल्ड वाइड अब डॉक्टर्स कह रहे हैं। तो अपना प्रिकॉशन हाथ धोने का और मास्क लगाने का सबको बना के रखना पड़ेगा। इसमें कोई डॉक्टर, कोई सरकार, कोई कुछ नहीं मदद कर सकती। आपको अपने अंदर से कन्विक्शन लाना पड़ेगा कि मुझे खुद को सुरक्षित रखने के लिए मास्क लगाना और साथ साथ हाथ धोते रहना लगातार जरूरी है। दूसरा, अगर आप बस में जा रहे हैं तो हमने 6000 बसें कल से सड़कों पर चलेंगी, तो एक बस में नहीं आएंगे, दूसरे में आ जाएंगे। अगर अफोर्ड कर सकते हैं, ऑटो है, अफोर्ड कर सकते हैं, टैक्सी है, अपना वाहन है। पहले बिल्कुल टोटल लॉकडाउन की स्थिति से धीरे धीरे बहुत कॉशियसली बाहर आ रहे हैं। एकदम सारी चीजें पहले जैसी नॉर्मल नहीं होने जा रही हैं, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, हो सकता है थोड़ा उसमें नुकसान हो। घर पे बैठ के सारी दुकान बंद रहे, उससे अच्छा है 1 घंटे बाद आप थोड़े किसी और साधन से पहुंच जाएंगे, वो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सर, आपका थोड़ा सा फंडिंग बढ़ी है क्या? क्योंकि पहले मुख्यमंत्री कह रहे थे कि अप्रैल महीने में जहां आपको करीब 3.5 से 4 हजार करोड़ रुपए की कमाई होती थी, वो 300 350 के बीच में रुक गई। अभी जैसे शराब की दुकानें खुली, कुछ और व्यापार बढ़ा, तो क्या मई में आपकी कुछ कमाई बढ़ी, कुछ ऊपर उठा? नहीं, अभी फाइनेंसिस की स्थिति तो सबकी बहुत खराब है। सारे राज्यों की स्थिति ऐसी है। 4000 करोड़ रुपए के करीब हमें अप्रैल में आना था, जो कि कुल मिला के 400 करोड़ रुपए आया। अभी भी जो अगर मैं आज तक की बात करूं, इस महीने में लगभग 300-400 करोड़ रुपए से ज्यादा दिल्ली सरकार के पास नहीं आया है। तो अभी तो क्राइसिस तो है, लेकिन जैसे जैसे मार्केट खुलेगा, जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, तो लोग टैक्स भी देंगे। अगर लोगों की सेल ही नहीं होगी, लोगों का कंजम्पशन नहीं होगा, तो लोग टैक्स भी नहीं देंगे। तो हमें भी टीचर्स की तनख्वाह देनी है, इंजीनियर्स की तनख्वाह देनी है, डॉक्टर्स की तनख्वाह देनी है, उनके लिए हॉस्पिटल में और तमाम व्यवस्थाएं करनी है लोगों के लिए। उस सब के लिए भी फंड्स तो चाहिए, टैक्सेस तो चाहिए। सर, कोई डिमांड क्या केंद्र सरकार से भी आप लोग करने वाले हैं कि भाई राज्य को चलाने के लिए जो फंड्स की जरूरत है, टीचर्स की सैलरी, डॉक्टर्स की सैलरी, ये आपके पास नहीं आ रही, तो कोई फंड्स की डिमांड? नहीं, हमने केंद्र सरकार से भी कहा है कि बाकी राज्यों को जो पैसा दिया है, केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को भी वो पैसा दे, ताकि दिल्ली के डॉक्टर्स की इस क्राइसिस के समय में, दिल्ली के टीचर्स की, दिल्ली के ऑफिसर्स की सैलरी का इंतजाम किया जा सके। केंद्र सरकार अक्सर ये कहती है भाई दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी है और उसमें केंद्र सरकार का ज्यादा दखल रहता है, इसीलिए राज्यों को दिए जाने वाले फंड नहीं दिए जाते। तो अब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो फंड दे। सर, कुछ कितना फंड्स मांगा है आपने, ऐसी कोई जानकारी? नहीं, अभी इस तरह से कोई कंसोलिडेटेड फंड हमारी तरफ से ऐसा डिमांड नहीं है, लेकिन हमने यही कहा है कि जो अन्य राज्यों को दिया गया है जिस आधार पर, उसी रेशो में दिल्ली को भी दिया जाना चाहिए। जितना भी बनता हो उतना उस हिसाब से दिया जाना चाहिए, क्योंकि अलग अलग राज्यों को अलग अलग फॉर्मूला के हिसाब से, एक सेट फॉर्मूला के हिसाब से अलग अलग अमाउंट दिया गया है, तो उसी सेट फॉर्मूला के हिसाब से दिल्ली सरकार को भी पैसा दिया जाना चाहिए। सर, आप एक सवाल वो ले लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे लगातार सबसे ज्यादा जो आलोचना हो रही है, सबसे ज्यादा दुख भरी जो तस्वीरें आ रही हैं, वो मजदूरों की आ रही हैं। वो दिल्ली से सटे हुए गाजीपुर से हैं। आज पड़पड़गंज आपका जो एरिया पड़ता है, वहां से भी देखा गया कि बहुत सारे मजदूर इकट्ठा हो गए थे बीच में, और नरेला की तरफ बहुत सारे मजदूर इकट्ठा हुए, आनंद विहार की तरफ मजदूर इकट्ठा हुए। तो सर, ये तस्वीरें तो बहुत ज्यादा दुख भी पहुंचा रही हैं कि किस तरीके से मजदूर पैदल जा रहे हैं, पैदल निकल, अब भी उन्हें भरोसा नहीं हो रहा है कि सरकारें उन्हें भेज पाएंगी, इसलिए बहुत सारे लोग अब भी पैदल ही जा रहे हैं। देखिए, पूरे देश के शहरों से लोग पलायन करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कोशिश सिर्फ दिल्ली से नहीं, मुंबई से भी कर रहे हैं, सूरत से भी कर रहे हैं। दिल्ली में कम से कम मैं कह सकता हूं कि कोई इस तरह की भगदड़ नहीं मची, इस तरह का कोई माहौल नहीं बचा जहां लाठी चार्ज करना पड़े। ये खुदा का शुक्र है, ऊपर वाले का शुक्र है कि हमें इस तरह की कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट नहीं देखने को मिली, जैसी कई और राज्यों के शहरों से आई है। लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि जैसे जैसे अब मार्केट खुलेगा, कंस्ट्रक्शन का काम मार्केट खुलेगा, बस वैसे वैसे लोगों का पलायन भी कम होगा। क्योंकि कोई व्यक्ति 2 महीने से घर पे बैठा हुआ है, उसको हम कह रहे हैं कि भाई तुम भूख लगे तो स्कूल में आके खाना खा लेना, घर पे बनाना है तो जाके स्कूल के बाजू के स्कूल से लेकर काम पे मत जाना, घर में बंद रहना। वो घर में नहीं, वो चाहता है कि भाई अगर घर में बैठाना है तो मैं अपने गाँव में जाकर वहां भी इतना खाना तो मैं खा ही लूंगा। पर अगर उसकी रोजी रोटी जिसके लिए वो दिया था, वो अपना घर माना है, वो अगर उसको मिलने लगेगी तो वो जाने से पहले 4 बार वो भी लगेगा कि भाई मैं जिस काम के लिए आया था, मुझे अवसर मिल रहे हैं, मैं रहूंगा। और आप देखिएगा, जैसे जैसे दिल्ली खुलती चली जाएगी या देश के बाकी शहर खुलते चले जाएंगे, वैसे वैसे पलायन की समस्या कम होती चली जाएगी, बल्कि उल्टे जो लोग अभी निकल के गए हैं वो भी वापस आएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली शहर में किस लिए आए थे? शहर में रोजी रोटी के लिए आए थे। रोजी रोटी अगर
शहर में वापस मिलने लगेगी तो लोग वापस आएंगे। सर, आप शिक्षा मंत्री भी हैं, तो एजुकेशन को लेकर आप किस तरीके की आगे की रणनीति होगी? क्योंकि जो हालात दिख रहे हैं वो ऐसा तो नहीं दिख रहे कि छोटे बच्चे स्कूल से जा पाए कॉलेज जा पाए, क्योंकि हाइजीन का इशू उनके साथ बहुत ज्यादा रहता है, वो उतना मेंटेन नहीं कर पाते। देखिए, स्कूलों का जहां तक सवाल है, मुझे लगता है कि स्कूल खुलेंगे, काफी नुकसान हो चुका है पढ़ाई में, पर अब जब सीबीएसई ने भी परीक्षा का ऐलान कर दिया है कि जुलाई के महीने में परीक्षा होगी, तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन ये है कि हालात सामान्य होने की तरफ बढ़ेंगे। तो जुलाई में स्कूल, और शिक्षा मंत्री होने के नाते तो बहुत इंतजार कर रहा हूँ कि जल्दी से स्कूल खुले और बच्चों की पढ़ाई शुरू हो, और हो सकता है अब जुलाई से स्कूल खुलने लगे। सर, जैसे ऑनलाइन क्लासेस की आजकल बात है और आप और मैं भी इस समय ऑनलाइन बात कर रहे हैं, तो इस सब स्थिति को देखकर लगता है संभव कि ऑनलाइन क्लासेस भी एक बड़ा विकल्प हो सकती हैं कोरोना दौर में। हालांकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बहुत डिस्टर्बेंस भी हो रहा है, तो ये भी हमें समझना होगा कि अभी हमारी नेट इतना अच्छा नहीं है कि हम लोग प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर सकें हर चीज को। देखिए, ऑनलाइन क्लास वैल्यू ऐड कर सकती है, ऑनलाइन क्लास सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती है। पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 1-to-1 पढ़ाई का विकल्प कभी भी ऑनलाइन क्लास हो ही नहीं सकती है। आपको पढ़ाई तो 1-to-1 ही करानी पड़ेगी, लेकिन उसको फैसिलिटेट करने के लिए, उसको और ज्यादा वैल्यू एडिशन के लिए आप ऑनलाइन क्लासेस का सहारा ले सकते हैं। कोरोना के बहाने दुनिया भर के टीचर्स ने ऑनलाइन क्लास लेना शुरू किया है, बच्चों ने ऑनलाइन क्लास अटेंड करना शुरू किया है। उससे एक वैल्यू एडिशन लोगों की जिंदगी में हो जाएगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो स्कूल आए बिना हो सकती थी, वो शायद ऑनलाइन होने लगे और उससे कंटेंट डिलीवरी अच्छी होने लगे, लेकिन ये सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती। सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि दिल्ली में आप लगातार राशन वितरण कर रहे हैं, तो अभी दिल्ली में आप कितने लोगों को के लिए राशन की इंतजाम कर रहे हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो आज भी आपके स्कूलों में और सेंटर्स में रुके हुए हैं? स्कूलों सेंटर्स में जो पूरे 2 महीने नाइट शेल्टर्स में लोग रहे, लगभग 12,000 लोग, उनमें से एक बड़ी संख्या में लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के थे। उनको ट्रेन्स में बहुत सम्मान के साथ में, सुविधाओं के साथ में बिठा के उधर भेज दिया गया है। वो लोग, उनमें से जो लोग जाना चाहते थे। बाकी अभी बहुत सारे लोग जो जाना चाहते हैं, उनमें से काफी लोगों को नाइट शेल्टर्स में लाया गया है ताकि उनकी स्क्रीनिंग करके और उनकी लिस्ट बना के दूसरे राज्यों के साथ बात करके उनको भी भेजा जा सके। करीब 10 लाख लोग लंच और 10 लाख लोग हमारे फूड सेंटर्स का, 40 लाख लोगों को जो हैं उनको दिया जा चुका है। तो किट्स भी दी जा रही है सरकार की ओर से, और बाकी 72 लाख लोगों को जो पीडीएस का राशन है, जो सरकार ने पिछले महीने सामान्य से 1.5 गुना दिया था और इस महीने सामान्य से 2 गुना दे रही है, वो भी दिया जा रहा है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आईटीवी नेटवर्क से बात करने के लिए। और थोड़ा बदलाव आया है कोरोना काल में, कोरोना के वक्त में, लेकिन उम्मीद करते हैं कि कल से जब दिल्ली सड़क पर आएगी तो डाटा नहीं बढ़े, ऐसी प्रार्थना भी करते हैं और पूरी दिल्ली सेफ रहे, दिखाई भी दे। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।